नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देश में कोरोना का संक्रमण एक खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 56,000 को पार कर गया है और 30 अप्रैल तक कुल कंफर्म केस 33,000 के करीब थे, जो मई के शुरुआती 7 दिनों में बढ़कर अब 56,000 तक पहुंच गए। यानी कि पिछले 7 दिनों में 23,000 नए केस सामने आए। तो वहीं 30 अप्रैल को 1,075 लोगों की मौत हुई, जो अब बढ़कर 1,886 हो गई है। यानी कि पिछले 7 दिनों में करीब 800 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात है कि कोरोना से लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। 30 अप्रैल तक करीब 8,000 लोग ठीक हुए थे, जो कि अब 16,000 से अधिक हो गए। यानी कि ठीक होने वालों का आंकड़ा दुगना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल कंफर्म केस 56,342 है और इनमें 1,886 लोगों की मौत हो चुकी है। गनीमत की बात है कि 16,539 लोग ठीक भी हो चुके हैं और अभी देश में एक्टिव केस की संख्या 37,916 है। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 3,390 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 103 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि मई के जो 7 दिन हैं वो 1.5 महीनों पर भारी हुए। पिछले 7 दिन में 23,000 नए केस सामने आए हैं और देश में इस समय कंफर्म केस की संख्या 56,000 के पार जा चुकी है। आपको बता दें कि इसमें राहत भरी खबर यह है कि 16,000 से भी अधिक मरीज ठीक हुए, लेकिन 1,800 से भी ज्यादा लोगों की मौत भी यहां पर हो चुकी है। आपको बता दें कि मई के शुरुआती 7 दिनों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 56,000 से भी ज्यादा हो चुका है और पिछले 7 दिनों में सिर्फ 7 दिनों में 23,000 नए केस सामने आए। देश में कुल कंफर्म केस की संख्या अब 56,000 के आगे जा चुकी है। 1.5 महीने पर मई के शुरुआती 7 दिन काफी भारी पड़े हैं और अब तक कुल 1,800 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की खबर यह है कि 16,000 से भी अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन 3 के दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे नए नए केस सामने आ रहे हैं और एम्स से डॉक्टर गुलेरिया ने भी अपने वक्तव्य में कहा था कि जून और जुलाई कोरोना संक्रमण के हिसाब से देश पर काफ़ी भारी पड़ने वाले हैं। तो सबसे ज़रूरी बात हम हमारे दर्शकों को ये बता दें कि आप पहले की तरह ही जिस प्रकार से लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, अभी भी उसी तरीके से लॉकडाउन का पालन करें। अपना मास्क लगाना कभी ना भूलें। घर से बाहर जाएं तो सैनिटाइजर को साथ ले जाना ना भूलें और ज़रूरत नहीं अगर पड़ती है तो घर से बाहर फिजूल में जाना बिल्कुल बंद कर दें। जब तक आपको ज़रूरत के किसी सामान की नीड नहीं है, कृपया अपने घर से बाहर कदम नहीं निकालें, क्योंकि कोरोना संक्रमण से अब भारत में स्थिति गंभीर होती जा रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि इस पूरे मई के 7 दिनों में 1.5 महीने में जो मरीज आए थे, इन 7 दिनों में उसका अगर कंपैरिजन करा जाए तो ये 7 दिन 1.5 महीनों पर भारी पड़े हैं। करीब 56,000 के आसपास पहुंच गया है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, जिसमें से 23,000 तो सिर्फ मई के 7 दिनों में ही चिन्हित किए गए हैं और अभी तक 1,800 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि 16,000 से भी अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं।
कोरोना के नंबर्स की अगर हम बात करें भारत की, तो कंफर्म केस सुबह 10 बजे तक 56,342, जिसमें से 16,540 हो चुके हैं। रिकवर्ड 1886 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। पूरे विश्व की अगर बात करें तो यहां पर लाखों में है कोरोना संक्रमितों की संख्या। तो वह इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी से बंशीधर भगत जुड़ चुके हैं। बंशीधर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद धन्यवाद जी बंशीधर जी, मई के 7 दिन 1.5 महीनों पर भारी पड़ चुके हैं। इन 7 दिनों में करीब 23,000 केस नए सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तीसरा लॉकडाउन हुआ है उसमें कुछ बुनियादी छूट दी गई है। जो प्रवासी हैं अपने गृह राज्य की तरफ वापस लौट रहे हैं, श्रमिक हैं वो वापस लौट रहे हैं, विदेशों से लोग वापस लौट रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन लोगों को, ठीक है हमारे ही राज्य के लोग हैं, लेकिन ये जहां पर थे वहीं पर रहना ज्यादा सेफ था बजाय इनको इधर उधर मूव करने के? क्या कहेंगे बंशीधर जी? निश्चित रूप से वहीं रहते तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन वहां रहने पर भी उन लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अधिकांश लोग फैक्ट्रियों में या होटलों में काम कर रहे थे। जी। तो उनके न तो फैक्ट्री चल रही थी, न होटल चल रहे थे, सब बंद हो गए। और वहां लोगों ने न उनको भोजन दिया, कमरा नहीं दिया, रहने की व्यवस्था नहीं थी। तो लगभग उत्तराखंड के लोगों की मैं चर्चा करूं तो कम से कम 1,75,000 लोग रो नहीं रहे थे, बस इतना ही काफी है, बाकी सब परेशान थे। जी। तो इसलिए सरकार ने ये भी सोचा कि चलो टेस्ट करके इनको यहाँ लाते हैं। तो हर एक की स्क्रीनिंग की गई और स्क्रीनिंग करके उनको ला रहे हैं। अभी बहुत बड़ी संख्या लानी शेष है, थोड़े बहुत लोगों को ला पाए हैं। तो निश्चित रूप से अगर ये वहीं रहते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन मजबूरियां थी, लोगों की भावनाओं को देखकर सरकार ने उनके अनुरूप कदम उठाना था, तो इसलिए लाई गई। बंशीधर जी, क्या लगता है ये लोगों की भावनाओं को देखकर ये फैसला लिया गया है या फिर राज्य सरकारों के दबाव को लेकर? क्योंकि जैसे हम अगर बात करें तो एक बड़ा वर्ग महाराष्ट्र या फिर दिल्ली में काम के सिलसिले में, बहुत पूरे हिंदुस्तान से एक बड़ा वर्ग महाराष्ट्र और दिल्ली में काम की तलाश में जाता है। और इन राज्य सरकारों से ये लोग संभले नहीं, इसीलिए इन्होंने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया, तब बाकी की राज्य सरकारों के ऊपर भी अतिरिक्त दबाव आ गया। जहाँ के ये रहने वाले थे उन लोगों ने अपनी सरकारों पर दबाव बनाया कि जी हमको बिल्कुल वापस बुलाओ। जी। तो ये लोगों ने अपनी सरकारों पर दबाव बनाया, तो सरकार ने फिर इनकी भावनाओं को देखते हुए दूसरी सरकारों से बातचीत किया और आपस में तालमेल करके इनको वापस लाने की बातचीत की। जी। तो बंशीधर जी, उत्तराखंड में अब क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि कई लोग, जैसे आपने बताया कि 1 लाख से भी अधिक लोग हैं जो उत्तराखंड के बाहर हैं और अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। तो इनके वापसी की क्या तैयारियां हैं और जो लोग आ चुके हैं उन्हें क्वारंटाइन में रखने की क्या व्यवस्था है? जी, निश्चित रूप से उनकी प्राथमिक जो जांच होती है वो जांच की जा यही वक्त जी। प्राथमिक जांच की जा रही है और जांच में जो नॉर्मल लोग हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। अभी तक कोई ऐसा संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है। जो नॉर्मल लोग आए हैं उनको क्वारंटाइन में रखा जा रहा है और क्वारंटाइन पूरा करने पर उनके अपने घरों को भेजा जा रहा है। बहुत से लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, बहुत से लोगों को सरकारी क्वारंटाइन में। जी, लेकिन बंशीधर जी, एक बड़ी संख्या में कई लोग वापस अपने अपने गृह राज्यों की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि अब हर राज्य में एक बड़ी संख्या जब वापस आ रही है और भी आने वाली है, तो ऐसे में अतिरिक्त भार राज्य सरकारों पर पड़ेगा जो पहले ही आर्थिक रूप से कोरोना महामारी के संकट काल में जूझ रही है? नहीं, निश्चित रूप से कोरोना के कारण सरकारों को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है और ये एक दोहरी मार पड़ेगी उन पर। जी। तो लेकिन अब क्योंकि सबको देखना है, इसलिए उनकी भावनाओं को देखकर ये भी करा जा रहा है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो बहुत ही जबरदस्त संकट है, उसके बाद भी बसों द्वारा इनको लाया जा रहा है। अभी जो महाराष्ट्र इत्यादि के हैं वो ट्रेन से आएंगे, जो बसों द्वारा ला रहे हैं उनकी स्थिति है कि बस में दूरी बनाए रखने के लिए बस में 20 से अधिक लोग नहीं लाए जा रहे, बहुत महंगा लोगों को लाना पड़ रहा है। जी ठीक है।
जी बिल्कुल बंशीधर जी, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जिस प्रकार से अभी बंशीधर जी ने कहा, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, कि अभी कम से कम 1 लाख से भी अधिक लोग जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित थे बाहर दूसरे राज्यों में काम धंधे की तलाश में गए थे, अब वो लोग वापस आ रहे हैं। कई लोग आ चुके हैं, अभी और लोगों का आना बाकी है और उनके हिसाब से राज्य सरकार ने तमाम तैयारियां कर ली है। जो लोग आ चुके हैं उनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, अब उन्हें क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था की जा रही है और इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि एक भी संक्रमित यहां पर ना निकले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ने का खतरा साफ देखा जा सकता है। खैर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से लाइव जुड़ चुके हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता। गौरव जी, जिस प्रकार से अभी बंशीधर जी भी कह रहे थे, और साफ सी बात है कि राज्य सरकारों पर अब ये एक अतिरिक्त भार है, क्योंकि पहले ही तमाम राज्य सरकारें भले ही संख्या कम हो या ज्यादा हो लेकिन कोरोना संक्रमितों से जूझ रही हैं और कोई भी आर्थिक या औद्योगिक गतिविधि नहीं हो रही, तो आर्थिक दबाव जो था, अब जो लोग वापस आ रहे हैं उनकी वजह से अतिरिक्त भार यहां पर हो गए। तो ऐसे में अब ये राज्य सरकारें किस प्रकार से निपटेंगी इससे, गौरव जी? देखिए उमंग, कल ही राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण बैठक पहले अपने तमाम मंत्रियों के साथ की और उसके बाद कैबिनेट हुई और कैबिनेट में ये तय कर लिया गया कि राज्य को आर्थिकी बढ़ानी है, एक बात, और दूसरी बात कि जो लोग प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं जो विदेश और देश से लौटकर आ रहे हैं उनको रोजगार कैसे दी जाए। तो उत्तराखंड सरकार ने अपनी कैबिनेट में 100 रोजगार नीति को कैबिनेट की मोहर दी है और जिसमें जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी और जो दूसरे देशों से लौटकर आ रहे हैं उनको रोजगार देने के लिए तमाम क्या विचार किया जा सकते हैं, कैसे रोजगार दिए जा सकते हैं, उस पर काम होगा। और करीब 370 करोड़ रुपए के राजस्व की बढ़ोतरी होगी, जिसमें 2 फैसले लिए गए। पहला फैसला लिया गया है डीजल और पेट्रोल पर दूसरे राज्यों की तरह दाम बढ़ाए गए हैं, पेट्रोल पर 2 रुपया, डीजल पर 1 रुपया, और इसके अलावा शराब पर भी उन्होंने जो है कोरोना या कोविड टैक्स लगाया है। मैं इस समय यहाँ पर हल्द्वानी के एक पेट्रोल पंप पर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर तेल पड़वा रहे हैं। अभी 74 रुपये 33 पैसे का पेट्रोल मिल रहा है और पूरी तरीके से यहाँ पर, और हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए। एक खास मेहमान भी है हमारे साथ, अमेरिका में सीए करके लौटे हैं, परनीत चड्डा जी हैं, उनसे बात करेंगे। कल रूस में ही 12,000 मामले आए हैं। आप अमेरिका में रहे, आप और आपके हस्बैंड, और अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोरोना की करीब 70,000 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं। किस तरह से देखते हैं, और प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस लाने के लिए, देश के लोगों को लाने के लिए फ़्लाइटें दी जा रही हैं, यहाँ पर स्वरोजगार नीति की बात कर रही है, पूरे विश्व में किस तरह से देखते हैं परिणीति आप, और मौजूदा समय में किस तरह के उपाय आप लोगों के पास हैं जो सरकार और को आप सुझाव दे सकते हैं? ये इट्स वेरी सैड कि यूएस में इतना ज़्यादा बुरा मामला है। यूएस इतनी एडवांस नेशन है और उसके बावजूद यहाँ पे इतना ज़्यादा डेथ्स आ रही है। यूएस जो कंट्री है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेशंस जहाँ पे दैट इज़ द मोस्ट डेथ्स इन द वर्ल्ड। एंड हम न्यूयॉर्क में रहे हैं, वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स भी है एंड वहाँ पे इतनी इट्स वेरी सैड कि वो न्यूयॉर्क छोड़ के अपने आसपास के टाउन्स में जाके सेटल हो रहे हैं। वो अपने घर से दूर है और 2-3 महीने से वो वहीं पे है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, एंड उनके साथ के सारे फ्रेंड्स वगैरह सब मरे हैं, बिजनेसेस शट डाउन है। सो इट्स वेरी सैड टू हियर। एंड आजकल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, उन्होंने फ़्लाइट्स चलाई है, जो भी इंडियंस लोग जो स्ट्रैंडेड है अब्रॉड वहाँ से वो उनको वापस लेकर आ रही है। तो कुछ मेजर्स तो अच्छे हैं बट आई थिंक ये थोड़े पहले हो जाने चाहिए थे बिकॉज जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको अपने घर आना है और उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, घर लौट कर आना है। परिणीति, और जैसा हमें पता चला है कि आप लोग अमेरिका में थे, आपके हस्बैंड भी थे, मगर अब आप अपनी फैमिली के साथ वापस लौट आए हैं और अब आप लोगों ने ये सोचा है कि विदेश नहीं जाएंगे बल्कि आपने जो सीए किया हुआ है अब यहीं आप सेवाएं देंगे। तो क्या ऐसा तमाम लोग सोच रहे हैं? और ये अच्छी बात है कि अब अमेरिका की जगह आपने भारत को, उत्तराखंड को चुना है काम करने के लिए। हाँ जी, पहले एक कंसेप्शन था कि सब लोग यहाँ छोड़ के बाहर जाना चाहते थे, सब लोग वहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलते थे, वहाँ पे ल्यूक्रेटिव जॉब्स थी, अच्छा लाइफस्टाइल था। बट कोरोना वायरस ने सब कुछ चेंज कर दिया, सबकी मेंटालिटी चेंज कर दी है। अब सब घर वापस आना चाहते हैं, सब अपने घर में रहकर, और इंडिया उनको ज़्यादा सेफ लग रहा है।
और यहाँ पे हमारे जैसे हमारी मेंटालिटी चेंज हुई है, वैसे आम आदमी की भी मेंटालिटी चेंज हुई है और वो यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। पूरी तरह से उमंग आप सुन रहे थे कि किस तरह से अब जैसे पहले भारतीयों की चाह होती थी वो विदेशों में काम करेंगे, वहां पढ़ाई करेंगे, अब आप बता रहे हैं कि अब भारत उन्हें सेफ लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्व की अगर आंकड़ों के आधार पर देखें तो भारत सेफ है। हम आपके उनके पिताजी से बात करते हैं, वीरेंद्र चड्डा जी हैं, आप यहाँ कांग्रेसी नेता भी हैं। आपकी बेटी लौट आई है, सकुशल है, बहुत सारे फ्रेंड्स से लगातार बात कर रही है, किस तरह से देख रहे हैं? और अब उसने अपने घर को ही चुना है काम करने के लिए। बहुत अच्छा इनका ये सोच है कि अपने देश की सेवा करनी है, अपने उत्तराखंड की, अपने शहर की सेवा करनी है। यही नहीं, बहुत से विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग जो हैं वापस आने की तैयारी में है। और जो मेरी बेटी भी मुंबई में है, जो वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से फंस गई है, नहीं आ पा रही है। हम बहुत चिंतित हैं कि वो किस तरीके से वापस आए। राज्य सरकार से हमने ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाया और पूरी कोशिश में है कि वो किस तरीके से हमारे घर वापस आ पाए। तो लगातार प्रयास है उमंग लोगों का कि लौट कर आना है, और आपने देखा कि अमेरिका में यहाँ से गए हुए थे और उसके बाद लौट कर आए हैं और अब भारत सेफ लग रहा है। मैं आपके पास लौटता हूँ, उससे पहले हमारे साथ जिला महामंत्री हैं कांग्रेस के। लगातार भारत सरकार, राज्य की सरकारें कोशिश कर रही हैं। कल जो है टैक्सेस बढ़ाया गया है, बताया गया है कि 370 करोड़ की कमाई होगी, पेट्रोल डीजल और शराब के दाम बढ़ाए गए हैं। 100 रोजगार नीति के तहत भी सरकार चीजों को आमंत्रित कर रही है। तो कांग्रेस अब जो है राजनीतिक चश्मे को छोड़कर इन कदमों का स्वागत करेगी। देखिए, शराब में तो हमारा कहना है 500 से 1000 रुपए पर बोतल में दाम बढ़ाए जाए और वो टैक्स को कोरोना टैक्स के नाम पर एक अलग से फंड बनाया जाए और कोरोना के लिए उस फंड को खर्च किया जाए। लेकिन सरकार ने न तो गरीबों के बिजली के बिल की चिंता की है, आप शराब के दाम बढ़ा दिए, आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने से गरीब लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शराब के दाम बढ़ाए अच्छी बात है, लेकिन उस जो शराब के दाम से जो इनकम आएगी उसको कहां खर्च करेंगे, इस बारे में सरकार का कोई प्लान नहीं है। गरीब लोगों को जैसे मान लीजिए 3 महीने लगभग ये मामला और चलेगा, तो ऐसे में बिजली के सुझाव क्या है आपके? क्या हमारा सुझाव है कि सरकार जो बिजली के बिल हैं, जो इनकम टैक्स नहीं भरते, जो सरकारी नौकर नहीं है, उनके अलावा जो अदर लोग हैं उन सब के बिजली बिल जुलाई माह तक माफ किए जाएं। साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जुलाई माह तक की फीस माफ की जाए। हमारा सरकार से सुझाव है कि जो सरकार विदेशों से लोगों को लाने की बात कर रही है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, जो हम नैनीताल जिले से उधम सिंह नगर जिला जाना चाहते हैं, तो वहाँ के लोग एक दूसरे जिले तक नहीं जा पा रहे हैं। जिले में आने जाने की परेशानी है, वापस आने के लिए भी कठोर नियम है और यही कारण है कि क्वारंटाइन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ रहा है लोगों को। ये मुसीबत है। मगर 2 अहम सुझाव हैं कि अगर एक बार आप टैक्सेस के लिए रेवेन्यू या इनकम कमाना चाहते हैं तो आम लोग और जो बीपीएल या गरीबी रेखा के नीचे हैं उन लोगों के बिजली के बिल हैं या फिर स्कूलों की फीस है वो माफ होनी चाहिए। इस तरह की बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। जी उमंग। जी बिल्कुल गौरव जी, आपने सही कहा। और जिस प्रकार से जो ये आपके साथ पे जो लोग जुड़े हैं उनकी भी चिंता है जो वाजिब है कि ठीक है शराब के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़े हैं, लेकिन उसकी उन्होंने आलोचना की और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उत्तराखंड में जो आम नागरिक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है, यानी कि जो बीपीएल है, गरीब है, उस तबके के बिजली के बिल आदि माफ़ करने चाहिए, क्योंकि उसके पास में अभी अपनी आजीविका के साधन खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ी मजदूर होंगे, जो डेली वेजेस पे काम करते होंगे, क्योंकि अभी फैक्ट्रियां और तमाम इंडस्ट्रीज अभी बंद है तो उनके पास कोई काम भी नहीं है। गौरव जी। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, इस समय सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो अर्निंग की है, चाहे कोई व्यक्ति है। मैं आपको बता दूं कि मेरे ठीक पीछे यहाँ बिग बाजार है और बिग बाजार ने भी मेल के द्वारा ये सूचना दी है यहाँ के जो ऑनर हैं उनको कि वो 6 महीने का किराया नहीं दे सकते हैं। मेरे ठीक अपोजिट में दूसरे और ब्रांड्स हैं, इनके द्वारा भी ये चीज़ें कही जा रही हैं क्योंकि ना ग्राहक आ पा रहे हैं ना चीज़ें खुल पा रही हैं। ऐसे में एक बड़ी समस्या है। ये तो बात हो गई बड़े ब्रांड्स की। अगर छोटे तबकर पर बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आइसक्रीम या दूसरी चीजें बेचा करते थे, उन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग
कम से कम अलग अलग तरीके से अपना जो है रोजगार किया करते थे, उनके आगे रोजगार की समस्या है। तो पूरी तरह से एक बड़ी समस्या जो है अर्निंग को लेकर है। ये तय करना होगा राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, कि आखिरकार जो 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना जो परेशानी होगी, यानी जो लोगों की आय खत्म हुई है, उसको कैसे रियायत देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, डीजल और पेट्रोल ऐसी चीज है, अभी कांग्रेस के द्वारा ये मुद्दा भी उठाया गया कि अगर इसके दाम आपने बढ़ाए हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी के पॉकेट पर असर होता है। बिल्कुल गौरव जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ में आरपी रतूड़ी साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। रतूड़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। नमस्कार जी रतूड़ी साहब, जिस प्रकार से चिंता के बादल लगातार गहराते जा रहे हैं, कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो लगभग हर प्रदेश में बढ़ रहा है, और एम्स से डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा कि आने वाले महीने यानी कि जून और जुलाई एक नया कोरोना विस्फोट इन महीनों में होने वाला है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपने अपने गृह राज्यों की तरफ वापस आए हैं, और विदेशी जो लोग हैं, जो हमारे प्रवासी हैं, जो विदेश में जाके बसे हैं, उनको भी वापस लाया जा रहा है, और इससे भी कोरोना के संक्रमण बढ़ने का खतरा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इन बढ़ते आंकड़ों पर कैसे रोक लगाई जाए, और जो लोग वापस अपने गृह राज्य में आ गए हैं उनकी आजीविका के लिए क्या कुछ जतन करने चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार को चिंता करनी चाहिए, मंथन करनी चाहिए। देश का प्रत्येक नागरिक सरकार के साथ खड़ा है। सरकार कह रही है ताली बजाओ, जनता ताली बजा रही है। मोदी साहब कहते हैं थाली बजाओ, थाली बजा रही है। दीवे जलाओ, दीवे जला रही है। आप बताएं, सरकार का समर्थन अगर जनता न कर रही होती तो बात अलग है जी, पूरी तरह से। लेकिन सरकार, आप देखिए कि सरकार शराब प्रेम में, अरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, स्कूल, छोटे कारखाने, छोटे धंधे, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, ठेली वाले, सभी तो घरों में बैठे हैं। लेकिन सरकार का देखिए, आप केवल राजस्व पैदा करना है तो। हेलो जी, बोलिए रतूड़ी साहब। हाँ, अगर सरकार को राजस्व, तो शराब प्रेम झलक रहा। केवल एक 4-4 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर की लाइन, कहाँ गया सोशल डिस्टेंसिंग का मामला? कैसे नहीं फैलेगी बीमारी? अरे एक तरफ कर्मचारी अपना योगदान देने को तैयार है, अपनी तनख्वाह कटवा रहे हैं, आपने उनका महंगाई भत्ता, जबकि महंगाई आप चरम सीमा पर ले रहे हैं जी, पेट्रोल डीजल बढ़ा रहे हैं, कर्मचारी से आप महंगाई भत्ता भी काट रहे हैं, उसके जो पेंशन पर अपना गुजारा कर रहा था उससे भी महंगाई भत्ता काट रहे हैं। अरे जनता को आप खून चूस लेंगे क्या? जनता इतना समर्थन कर रही है और सरकार की मर्जी है कि केवल जनता का शोषण करो। वो योजना मत दो, समाधान मत दो, आदेश दे दो, लेकिन समाधान नहीं बताएंगे जी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तो निश्चित तौर पर जो वैज्ञानिकों ने, जो चिकित्सकों ने चिंता जाहिर की, ये 2-3 महीने ये बड़े जबरदस्त इस बीमारी को फैलने का एक, ये तो यहाँ टेस्टिंग आप देखेंगे कि टेस्टिंग कितनी है। अगर 1 लाख टेस्टिंग पर डे हो तो 37 साल में हिंदुस्तान की टेस्टिंग हो सकती है। कहाँ टेस्टिंग है जी? 3,500। तो कैसी? इसलिए ये रोगी कम दिख रहे हैं। 50,000, अरे आप 550 पे लॉकडाउन करते हैं और जब 50,000 पे पहुंच जाता है तो आप शराब की दुकानें खोल देते हैं, आप भीड़ को लगा देते हैं। ये कहाँ सरकार गंभीर है? संवेदनहीन हो गई सरकार। केवल ताली बजाने से चाहती है कि कोरोना भाग जाए, ये संभव नहीं है। बिल्कुल रतूड़ी साहब, आपने सही कहा, और इस और भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में और कोरोना महामारी से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एक बेहद मजबूत हथियार है, और जब जब ये सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगी तब तक कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा भी और ज्यादा बढ़ेगा। फिलहाल गौरव जी और रतूड़ी साहब, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात है कि दिनों दिन जिस प्रकार से तमाम राज्यों में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, और इसको देखते हुए कई राज्यों ने अपने बॉर्डर्स पूरी तरीके से सील कर दिए हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनके राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़े। लेकिन जिस प्रकार से विदेश से और दूसरे राज्यों से प्रवासी अपने अपने गृह राज्यों की तरफ लौट रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि कोरोना का
कैरियर बन जाए। और ऐसे में इनकी स्क्रीनिंग करने की जो दावे किए जा रहे हैं उन पर भी बेहद ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर बिना टेस्टिंग या बिना प्रॉपर जांच के निकल आया और उसमें अगर संक्रमण पाया गया तो हम सोच भी नहीं सकते कि कोरोना के संक्रमण का खतरा कितना बढ़ सकता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।